हाँ, पढ़े कल का कुछ? हाँ सर। क्या क्या है? सर वही कोऑपरेटिव सोसाइटी और लायबिलिटी का जो क्लासिफिकेशन था। अपन लोग क्या पढ़े थे? टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, है ना? हाँ सर। हाँ, उसमें कल अपन पढ़े थे कि 6 टाइप की जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं। पहला था आपका कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, दूसरा था आपका प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, तीसरा था आपका मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, चौथा था आपका फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज, पांचवा था आपका क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और उसके बाद था आपका कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। 6 तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं। क्यों बनाए गए? ये 6 के अलग अलग रीजन है बनाने के। पहला रीजन क्या है कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, मतलब कंज्यूमर के अधिकार की सुरक्षा करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर को कोई ठग न सके, उनका पैसे का गलत इस्तेमाल ना हो सके, उनको ज़्यादा रेट पे सामान ना हो जाए, या उनको जो सर्विसेज मिलनी चाहिए थी वो अगर उनको नहीं मिल रही है, तो उनके जितने भी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर फोरम बनाया गया। इसी को अपन बोलते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फिर एक होता है आपका प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। प्रोड्यूसर क्यों बनाया गया? कि प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स, जितने भी छोटे छोटे प्रोड्यूसर हैं, क्योंकि कई बड़ी कंपनियां काम कर सकती हैं, फैक्ट्रीज बड़े बड़े हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर स्मॉल स्केल में भी काम होते हैं। स्मॉल स्केल में अगर आप काम कर रहे हैं और आपको किसी टाइप की दिक्कत आती है, तो उनके राइट्स को बचाने के लिए जो है वो कोऑपरेटिव प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाया गया। मार्केटिंग, इट हेल्प टू स्मॉल प्रोड्यूसर इन द सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। छोटे छोटे जितने भी प्रोड्यूसर हैं उनको उनके सामान को सेल करने के लिए, है ना? आप देखे होंगे कि जितने भी गवर्नमेंट जो है बीच में ऐसे कॉन्सेप्ट लाते रहते हैं, जिससे कि जो होममेड सामान है या जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो लोग अपना सामान मैन्युफैक्चर करते हैं उनको सेल करने के लिए वो बीच में कोई प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते रहती है। तो वो काम होता है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी जो किसानों के लिए बनाया गया, किसानों को लोन देने के लिए, है ना, उनके बेटर उनके फसल को खरीदने के लिए, क्योंकि वो लोग जो भी प्रोड्यूस करते हैं उनको कौन खरीदता है? गवर्नमेंट खरीदता है। तो गवर्नमेंट खरीदता है तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग सोसाइटीज बना के रखे हैं, जो कि जैसे अभी गेहूँ खरीदने के लिए सोसाइटी के लिए है, फिर चावल उगता है तो उसको खरीदने के लिए है, तो फ्रूट उगाता है उसको खरीदने के लिए है। तो उनके फार्मर के लिए बनाया गया है आपका प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स बाय द प्रोवाइडिंग बेटर इनपुट एट द रीजनेबल कॉस्ट। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज टू प्रोवाइड द इजी क्रेडिट टू रीजनेबल टर्म्स ऑफ द मेंबर्स। क्रेडिट का काम क्या होता है कि लोन देना, अपने मेंबर्स को जो है वो मिनिमम इंटरेस्ट पे उनको लोन दे करके उनकी फैसिलिटीज को फुलफिल करना, उनको देना, है ना, उनकी जो भी नीड है उसको सेटिस्फाई करना। तो लोन की जो क्राइटेरिया होता है, लोन उनको जो देना होता है, वो लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फिर उसके बाद आपका आता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। हाउसिंग सोसाइटी काम क्या होता है कि रीजनेबल रेट पे उनको मकान बना के देना। अब देखे होंगे हाउसिंग सोसाइटी होती है जो कि गवर्नमेंट की सोसाइटी होती है, वो लोग सस्ते में मकान बना के लोगों को देते हैं। तो इनका काम होता है टू हेल्प द पीपुल विद द लिमिटेड इनकम टू द कंस्ट्रक्ट द हाउस एट द रीजनेबल कॉस्ट। उनको रीजनेबल कॉस्ट पे जो है वो मकान की फैसिलिटी प्रोवाइड करना उनका काम होता है। फिर उसके बाद दूसरा मेंबर्स। मेंबर्स में जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर कौन कौन होते हैं? कंज्यूमर डिजायर टू द ऑब्टेन द गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट द रीजनेबल प्राइस। प्रोड्यूसर में क्या होता है? प्रोड्यूसर डिजायर टू द प्रोसेसिंग इनपुट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स। मतलब इनको क्या क्या चीज प्रोड्यूसर को तो यहाँ पे ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बाद जॉइंट स्टॉक कंपनी चालू, वो अलग टॉपिक है। अभी मैं सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बता रहा हूँ आपको, है ना। वो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो एक अलग टॉपिक है, वो इसके बाद है ना। मतलब हम ये बता रहे हैं कि ये जो अलग अलग सोसाइटीज बनाई गई है वो किन के लिए बनाई गई है?
है ना, उनके क्या काम होते हैं, इनका क्या एम होता है ना। जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इनका एम होता है एलिमिनेटिंग एंड मिडिल मैन टू द अचीव द इकोनॉमी इन द ऑपरेशंस, प्रॉफिट आर द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन टू मेंबर्स और परचेज मेड बाय हिम। मतलब यहाँ पर बोलता है बीच का जो मिडिल मैन होते हैं, जो लोग की कॉस्ट को बढ़ाते हैं, उन सब को हटाना, एलिमिनेट कर देना। इसमें बोलता है एलिमिनेटिंग द मिडिल मैन टू अचीव द इकोनॉमी इन ऑपरेशंस, प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल। कैपिटल के बेसिस पे जो है वो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना। प्रोड्यूसर इकोनॉमी का कहने मतलब होता है, प्रोड्यूसर कॉर्पोरेट जो का टारगेट होता है फ्लैटिंग अगेंस्ट द बिग कैपिटलाइजेशन एंड द इनकेसिंग द ब्रिंगिंग कैपिटल ऑफ द स्मॉल प्रोड्यूसर्स, प्रॉफिट आर द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंबर्स टू द टोटल पूल ऑफ द गुड्स प्रोड्यूसर और सेल्ड। मतलब यहाँ पर जो है प्रोड्यूसर और सेलर के बीच का काम जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज करती है। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब उनको जो है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाना, उनसे प्रोड्यूस किए हुए माल को खरीदना। तो यहाँ प्रोड्यूसर और सेलर के बीच का जो काम करता है वो आपका होता है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। मतलब यहाँ पर जितने टाइप की सोसाइटी आप ये मान के चलो कि वो अलग अलग लोगों के लिए हेल्प करने के लिए इसको बनाई गई है, जिससे लोगों को किसी जो छोटे मोटे काम करते हैं या स्मॉल स्केल में काम करते हैं उनको किसी भी टाइप की कोई दिक्कत ना आए, उसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए सोसाइटीज बनाती है ना। उनके थ्रू लोगों की नीड को फुलफिल करते हैं। फिर उसके बाद आपका होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। In an association of person form or the carrying out the business activities and has to be the legal status independent of its members, है ना। It can be association of persons formed for the carrying out business activities, achieving and has to be the legal status independent or its members. It is set up the organization registration under the Company Act 2013। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है ना, अंडर सेक्शन 2013 के अंदर। फिर इट इज टू बी डिस्क्राइब्ड एज द आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग टू सेपरेट लीगल आइडेंटिटीज, है ना, प्रोप्राइटरी सैंक्शन और द कॉमन सील। मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी की अपनी एक अलग पहचान होती है, अपना एक अलग कैपिटल होता है और उनको उनके सील मतलब समझते हैं जो सील लगाते हैं, है ना, उनको पहचानते उनके सील से। फिर द शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी व्हाइल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द चीफ मैनेजिंग बॉडीज इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। मतलब इसके मालिक कौन होते हैं, इनके शेयर होल्डर्स होते हैं। और जितने भी शेयर होल्डर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। वोटिंग करने के बाद एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं और वो लोग जो है उसको पूरा मैनेज करते हैं। The capital of the company is to divide into the smaller part of the called shares। मतलब जो कैपिटल होता है, कैपिटल मतलब हम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जितने कैपिटल की नीड होती है उस कैपिटल को कलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, अपन छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं जिसको शेयर्स कहते हैं। जैसे मैं आपको कभी बताया हूँगा या नहीं बताया हूँ कि कोई भी कंपनी होती है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है और कंपनी के लिए हमको एक ऑथराइज्ड कैपिटल चाहिए होता है कि मिनिमम हमको इतना कैपिटल होना चाहिए, है ना। 1 लाख या 5 लाख पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी के लेवल में है, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। तो वहाँ पर क्या होता है कि उनकी कैपिटल की जरूरत पड़ती है। फिर बिजनेस में जो भी पार्टनर्स होते हैं वो लोग अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और साथ में जो पब्लिक कंपनी होती है या जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है वो लोगों से अपने शेयर्स बेचकर भी पैसा ले सकती है। और क्या करता है, मान लीजिए उसको 1 लाख रुपए की जरूरत है तो 1 लाख रुपए को क्या करेगा, 100 रुपए के पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो जैसे ही 100 रुपए के पार्ट्स में डिवाइड करता है तो वो समझो कि अगर वो 10,000 लोग से अगर 100 रुपए लेगा तो उसका कैपिटल जो है वो 1 लाख रुपए हो जाता है। 1000 लोग से 100 रुपए लेगा तो वो जो 1000 लोग हुए वो शेयर होल्डर्स हुए, जो 1000 हुए वो उसके शेयर होल्डर्स हुए और एक शेयर का रेट जो है वो 100 रुपए हुआ। तो शेयर का कहने का मतलब होता है पार्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल के एक छोटे पार्ट को, स्मॉल पार्ट को जो है हम लोग शेयर्स कहते हैं। तो यहाँ पर कंपनी में जो भी उसके डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी के शेयर्स को बेच सकते हैं।
है ना, इसलिए बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ प्रॉफिट हैविंग टू द कैपिटल डिवाइडेड इनटू द ट्रांसफरेबल शेयर्स एंड द ओनरशिप ऑफ द फर्म इज टू बी कंडीशंस ऑफ द मेंबरशिप, है ना। इसका डेफिनेशन है जॉइंट स्टॉक कंपनी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट हैविंग ए कैपिटल divided into transferable shares, the ownership of which the condition of the membership। फिर इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जॉइंट स्टॉक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल मतलब जो लॉ के थ्रू क्रिएटेड है, जो रियल में तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी लॉ के थ्रू क्रिएटेड पर्सन जो है वो आपका उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। तो लाइक ए नेचर पर्सन ऑफ द कंपनी कैन बी ओन द प्रॉपर्टी, इंक्योर द डेट, बोरोड मनी, इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, स्यूड, बट द अनलाइक देम टू कैन नॉट बी बर्थ, ईट, रन, टाक, मतलब ये ना बात कर सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है, लेकिन फिर भी लॉ के हिसाब से ये एक कंपनी एक पर्सन होता है। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, किसी भी कंपनी की, जॉइंट स्टॉक कंपनी की अपनी एक लीगल आइडेंटिटी होती है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। फॉर्मेशन, द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इज ए टाइम कंज्यूमिंग, है ना, मतलब कंपनी बनाना जो है वो क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है और द कंप्लीट प्रोसेस, है ना, कंप्लीटेड प्रोसेस, मतलब यहाँ पर सारा एक्टिविटीज फॉर्मेलिटीज करते करते टाइम लगता है, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होता है एक कंपनी क्रिएट करना। इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ द सेवरल डॉक्यूमेंट्स एंड द कंप्लायंस विद द सर्वाइवल लीगल रिक्वायरमेंट बिफोर इट द स्टार्ट फंक्शनिंग। रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी इज द कंपल्सरी एज द प्रोवाइड अंडर द इंडियन कंपनी एक्ट 1956। तो इसको चालू करने से पहले रजिस्ट्रेशन करना कंपल्सरी होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही इसकी अपनी एक आइडेंटिटी बनती है, इसलिए बोलते हैं कि इसको कंप्लीट करने से पहले हमको बहुत सारे लीगल एक्टिविटीज कंप्लीट करने पड़ते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज करने पड़ते हैं, है ना, जितने क्या क्या मेंबर हैं, कहाँ से कैपिटल आएगा, सबका बैंक अकाउंट ओपन करना है, कौन कौन से सबका रेसिडेंशियल स्टेटस, सबका कैपिटल, सबका बहुत सारी चीजें, है ना, तो सारे इंफॉर्मेशन हमको वहाँ देने पड़ते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि इसका जो बनाने का तरीका है वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है और इसमें लीगल डॉक्यूमेंटेशन का काम ज्यादा होता है, इसलिए एक लेंदी प्रोसेस होता है। प्रेक्चुअल सक्सेशन मीन्स बीइंग द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द मेंबर्स, द डेथ, इंसॉल्वेंसी और द रिटायरमेंट इज द मेंबर्स डज नॉट इफेक्ट द लाइफ ऑफ द कंपनी। मतलब यहाँ पर कंपनी के बंद होने या चालू होने, चालू तो एक बार कर लिए, लेकिन किसी पर्टिकुलर किसी मेंबर के डेथ हो जाने से या उसके रिटायर हो जाने से या उसके अलग हो जाने से कंपनी के रनिंग में किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं आता है। कंट्रोल, द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स द कंपनी इज अंडरटेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कंपनी का जो कंट्रोल होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में होता है, विच द अपॉइंट द टॉप मैनेजमेंट ऑफिसर्स टू द रनिंग द बिजनेस। The shareholders do not have the right of the involving in the day-to-day running the business। जो शेयर होल्डर होते हैं उनको डेली इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है ना, क्योंकि जितने शेयर होल्डर होते हैं वो लोग मिल करके अपना एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कमेटी, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं, उनकी एक कमेटी बनती है, वो कमेटी जो है वो बिजनेस को रन करती है ना, तो वो जो है डेली पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अगर किसी कंपनी के 1000, 2000, 5000 शेयर्स हैं तो शेयर होल्डर्स हैं वो सबके सब उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको डेली उनको इंफॉर्मेशन नहीं देना होता है। लायबिलिटीज, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम इन ए कंपनी। द क्रेडिटर कैन बी यूज ओनली द एसेट्स ऑफ द कंपनी टू सेटल देयर क्लेम। मतलब यहाँ पर लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड, मतलब यहाँ पर जॉइंट स्टॉक कंपनी में जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। मतलब अगर किसी क्रेडिटर को अपना पैसा रिकवर करना है तो वो सिर्फ कंपनी के एसेट्स को ही सेल कर सकते हैं, वो लोग किसी भी पार्टनर के
पर्सनल एसेट्स को सेल करके अपनी लायबिलिटी का, अपने लोन को रिकवर नहीं कर सकते, है ना। कॉमन सील, द कॉमन सील आर द endorsed equivalent of the official signatures. The board of directors enter to the agreement with the indicating the company's approvals through the common seal. मतलब कॉमन सील आप देखे होंगे, सील जहां लग जाता है, सील मतलब एक तरीके से होता है कि इज द ऑफिशियल सिग्नेचर, मतलब अगर किसी कंपनी का सील लग गया मतलब एक तरीके से उस कंपनी ने सिग्नेचर कर दिया है। और वो कहीं पर भी अगर हम कोई एग्रीमेंट करते हैं, कोई लोन लेते हैं, तो सब जगह उस कंपनी का जो पहचान होता है या उसका जो अथॉरिटी होता है वो इस सील के थ्रू होता है। तो जहाँ कॉमन सील होता है हर कंपनी का, और सील के थ्रू जो है वो अपने सिग्नेचर्स करता है। तो जहां सील लगता है मतलब ये माना जाता है कि उस कंपनी ने उस चीज के लिए परमिशन दे दी है और उसका सिग्नेचर हो गया है। तो कंपनी इज बाउंड by the only those document which bear its signatures. Risk bearing, the risk of the losses is to companies borne by all the shareholders to the extent of their shares in the company capital. The risk of loss is get the separate over the large number of the shareholders. तो रिस्क जो है वो जितने शेयर होल्डर होते हैं सब में डिवाइड होता है ना। सबके लिए लाइबिलिटीज जो है वो बन जाते हैं, सबके लाइबिलिटी बढ़ जाता है। मतलब ये समझिए जो शेयर होल्डर है मतलब वो कंपनी का मालिक है, और जब कंपनी के मालिक है मतलब प्रॉफिट में अगर वो हिस्सेदार है तो वो लॉस में भी हिस्सेदार होता है। तो जो भी लॉस होता है वो सारे शेयर होल्डर्स में डिवाइड किया जाता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी के एडवांटेज क्या क्या होते हैं? एडवांटेज फायदा तो पहला ये हो गया कि सबकी एक लिमिटेड लायबिलिटी होती है। पहला फायदा ये लिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि इसमें वो उतने रुपए तक ही जिम्मेदार रहते हैं जितना वो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, या जितना उनका कैपिटल होता है, या जितना उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, वो अपने शेयर्स को बेच सकते हैं, है ना। द शेयर ऑफ द पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एंड कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू द कैश बाय सेलिंग देम इन द ओपन मार्केट। तो कोई भी कंपनी का पर्सन जिसके पास शेयर है वो अपने शेयर्स किसी को भी बेच सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। तो इसलिए वो अपना इंटरेस्ट या अपना प्रॉफिट या अपना जो कैपिटल है या शेयर्स है उसको वो किसी और को ट्रांसफर कर सकता है। परपेचुअल एक्सिस्टेंस, है ना, इसमें कोई मेंबर जो है वो कभी भी निकल सकता है। ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है कि उसको पर्टिकुलर इस पीरियड तक मेंबर बन के रहना पड़ेगा या पार्टनर बन के रहना पड़ेगा। अगर कोई पार्टनर अगर फर्म से अलग होना चाहता है तो वो फर्म से कभी भी अलग हो सकता है या कभी भी वो निकल सकता है ना। Scope of the expansion, the company has to large financial resources and more the capital can be attracted from the public as well as through the loan from the bank and the financial institutions। क्योंकि अगर आप जो है वो स्कोप ऑफ द एक्सपेंशन, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके पार्टनर्स होंगे या जितने ज़्यादा आपके शेयर्स होंगे उतना ज़्यादा कैपिटल आप फॉर्म करेंगे, उतना ज़्यादा कैपिटल आप कलेक्ट करेंगे। तो अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा हो जाता है इसका मतलब आप उसका एक्सपेंस करते हैं तो बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, और एक्सपेंड करने से आपका जो है ग्रोथ जल्दी हो जाता है, ग्रोथ आपका जो है बढ़ जाता है ना। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक से भी आप लोन ले सकते हैं और बैंक से भी आप लोन ले सकते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, द कंपनी कैन बी एम्प्लॉय specialist and the professional is the different area of the business and the afford to the high salaries to them, है ना। कंपनी कैन मतलब इससे क्या होता है कि जब आपकी कोई कंपनी जो है वो आपकी बड़ी हो जाती है, तो कंपनी अगर बड़ा हो जाता है उस कंडीशन में, तो कंपनी अगर बड़ी हो जाती है, कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा होता है, कंपनी के प्रॉफिट अगर बढ़ रहे हैं तो आप प्रोफेशनल्स हायर कर सकते हैं, और प्रोफेशनल हायर करने से आपकी स्किलनेस बढ़ जाती है। आपकी बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए आपको एक्सपर्ट आप हायर कर सकते हैं, तो जिसका बेनिफिट आपको जो है आपके कंपनी को, आपके फर्म को मिलता है। लिमिटेशंस में क्या बोलता है कि कॉम्प्लेक्सिटी इन द फॉर्मेशन, है ना, कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन, क्योंकि कोई भी चीज क्रिएट करने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्रिटिकल कॉम्प्लेक्शंस आ ही जाते हैं। तो वैसे ही जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी जब आप एक से ज़्यादा लोगों को आप मर्ज करते हैं
या मिल करके कोई कंपनी क्रिएट करते हैं तो कोई ना कोई कॉम्प्लेक्शंस आ जाता है। इसलिए बोलता है एज द कंपेयर्ड द फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इज मोर कॉम्प्लेक्स इट इज टू बी रिक्वायर्ड ग्रेटर टाइम एफर्ट प्रोसीजर्स एंड द एक्सटेंड नॉलेज ऑफ द रियल रिक्वायरमेंट। तो कॉम्प्लेक्सन होता है इसमें कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी क्रिएट करने के लिए। लैक ऑफ सीक्रेसी, इसमें जो है आप किसी भी चीज को सीक्रेट रखने में समस्या आती है, क्योंकि हर चीज को आपको सबके साथ या लोगों के साथ आपको डिस्कशन करना होता है, और जब डिस्कशन करते हैं तो बहुत सारी बातें जो है वो जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या जितने शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ में डिस्कशन करेंगे तो वो बात कहीं ना कहीं लीक होने की चांसेस बने होते हैं। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, द लार्ज साइज ऑफ द कंपनी मेक द डिफिकल्ट to the owners and the management to maintain the personal contact with the employees, customers and the creditors, है ना, क्योंकि जितनी बड़ी कंपनी रहेगी उतने ज़्यादा लोगों के साथ उनके ट्रांजैक्शंस होंगे और सबके साथ पर्सनल अटेंशन रख पाना जो है वो संभव नहीं हो पाता है या बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि छोटा अगर बिजनेस है तो वहाँ सबके साथ इंडिविजुअल आप जो है कनेक्शन रख सकते हैं, अटेंशन दे सकते हैं, लेकिन अगर आपका लार्ज क्वांटिटी में या लार्ज स्केल पे अगर आपका बिजनेस रन कर रहा है तो सबके साथ आप जो है इंडिविजुअली रिलेशनशिप मेंटेन कर पाएँ ये कोई जरूरी नहीं होता है। न्यूमरस regulations, the company subject to may be real legal provisions and the compulsion of the respect of the aspect, the including the audit, votings, files report and the preparation of the document. It is the required to the obtain the various certificates and the different agencies via the registrar, SEBI and all the process is a time consuming and the expensive and the reduce the freedom of the operations, है ना। मतलब यहाँ इतने सारे वर्क होते हैं, इतना सारा प्रोसीजर्स होता है कि उनको कंप्लीट करते करते जो है वो आपको टाइम और पैसा और मेहनत सारी चीजें हमको लगती है ना। ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप कंपनी इज द टू टाइप्स, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होता है? द प्राइवेट कंपनी इज वन विच बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, है ना। क्या क्या चीज़ रहता है? पहला, रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ द मेंबर टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। प्राइवेट कंपनी में होता है कि आप अपने शेयर्स किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। हैज़ ए मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 मेंबर्स एक्सक्लूडिंग द प्रेजेंट एंड द पास्ट एम्प्लॉयज़। मतलब इसमें मिनिमम जो है आपके 2 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम 50 मेंबर प्राइवेट कंपनी के लिए। डज नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर कैपिटल। प्राइवेट कंपनी कभी भी जो है वो पब्लिक से शेयर्स नहीं मांग सकती या पब्लिक में शेयर इशू नहीं कर सकती। फिर मस्ट हैव टू द मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपीज़ और सच द हायर अमाउंट विच में बी प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम द वन टाइम टू टाइम। मतलब इसके लिए मिनिमम कैपिटल प्राइवेट कंपनी के लिए 1 लाख रुपए का है, तो 1 लाख रुपए से आप प्राइवेट कंपनी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। It is necessary for the private company to use the word private limited after the name। उनको नेम के आगे जो है वो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ करना कंपलसरी है ना। इफ़ ए प्राइवेट कंपनी contravenes any of the aforesaid provisions is in case the private company and losses are the exemption and the privilege which is to be entitled। पब्लिक कंपनी क्या होता है? पब्लिक कंपनी बारे में बताता है कि पब्लिक कंपनी मीन्स द कंपनी विच इज़ नॉट द प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी नहीं होता है। एज पर द इंडियन कंपनीज एक्ट, पब्लिक कंपनी इज़ वन विच क्या क्या हो सकता है इसके अंदर? हैज़ टू मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपीज़ और द हायर अमाउंट विच में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द टाइम टू टाइम। मतलब यहाँ पर मिनिमम कैपिटल आपको जो है वो 5 लाख रुपये होना चाहिए। 5 लाख रुपये से पब्लिक कंपनी क्रिएट की जा सकती है। और द मिनिमम 7 मेंबर्स एंड डू नॉट मैक्सिमम नंबर्स। पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम कुछ नहीं है, जितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए। हैज़ टू बी नो रिस्ट्रिक्शन इन द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। इसमें शेयर को ट्रांसफ़र करने से रिलेटेड कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अपने शेयर्स किसी को भी बेच सकते हैं, किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इट इज़ नॉट द
प्रोहिबिटेड फ्रॉम द इन्वाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट शेयर द कैपिटल और पब्लिक डिपॉजिट्स। तो ये पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी है। पब्लिक कंपनी जो है वो अपने शेयर्स जो है वो लोगों को बेच सकती है, कैपिटल वो बाहर से ले सकती है ना। मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए, मैक्सिमम अनलिमिटेड लोग हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में ये होता है कि प्राइवेट में मिनिमम आपके जो है 2, मैक्सिमम आपके 50 है ना, और वो उनके शेयर को ट्रांसफ़र करने में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। फिर दोनों के बीच में डिफरेंस, प्राइवेट कंपनी क्या होता है, पब्लिक कंपनी क्या होता है। पहला डिफरेंस है मिनिमम पेड अप शेयर ऑफ कैपिटल। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 1 लाख रुपए होना चाहिए और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 5 लाख रुपए होने चाहिए। दूसरा डिफरेंस है नंबर ऑफ मेंबर्स। पहला बोलता है कि प्राइवेट कंपनी में जो है मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, और पब्लिक कंपनी में जो है मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इट हैव टू बी एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, और पब्लिक कंपनी में इट मस्ट हैव टू एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, कम से कम 2। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स इट इज़ टू बी कंपलसरी फॉर द मेंटेन इंडेक्स ऑफ द मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी में आपको कंपलसरी है और प्राइवेट कंपनी में पब्लिक कंपनी में नॉट कंपलसरी। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफ़र करने में रिस्ट्रिक्शंस हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी में आपको शेयर ट्रांसफ़र करने के लिए किसी भी टाइप का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ना। प्राइवेट कंपनी में आपको प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज़ करना कंपलसरी है, लेकिन पब्लिक कंपनी में ऐसा कोई भी रूल्स नहीं है ना। तो ये जो है आपके प्राइवेट कंपनी के 5-6 तरीके के डिफरेंसेस हैं जो आपको याद करना है। एक होता है आपका 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी मतलब इसको ओपीसी कहते हैं। ओपीसी, द इंडियन कंपनी एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस द कंपनी टाइप ऑफ द एंटाइटी ऑफ द एग्जिस्टिंग लिस्ट अपार्ट फ्रॉम द फॉर्मिंग द पब्लिक और द प्राइवेट कंपनीज 2013 एक्ट द एनेबल द परफॉर्म द न्यू एंटाइटी टू द 1 पर्सन कंपनी। एन ओपीसी मीन्स द कंपनी विच ओनली 1 पर्सन इट इज मेंबर्स। मतलब कंपनी जो एक अकेला पर्सन, एक अकेला इंसान भी एक कंपनी हो सकता है। वो अपने फर्म को, अपने बिजनेस को एक कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है, उसको कहते हैं ओपीसी। इसके लिए किसी भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। तो ओपीसी का फुल फॉर्म 1 पर्सन कंपनी। इसका रूल ये बोलता है कि रूल 3(1) प्रोवाइड दैट द ओनली द नेचुरल पर्सन who is to be Indian citizen and the resident in India shall be eligible for the incorporate OPC। मतलब एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए, जैसे हम लोग नेचुरल पर्सन है, इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए और इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। वो आदमी अपने आप को जो है एक ओपीसी रजिस्टर्ड करवा सकता है। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू द इनकॉर्पोरेट मोर देन द ओपीसी 1 ओपीसी और द बिकम द नॉमिनी इज द मोर देन 1 सच कंपनी। मतलब कोई भी कंपनी जो है वो ओपीसी नहीं हो सकता है या नॉमिनल पर्सन नहीं हो सकता है। ओपीसी टू द कंपनी इज द कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू द पब्लिक और द प्राइवेट कंपनी। मतलब ओपीसी जो है वो अपने आप को पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करा सकता है जब वो उस रूल के अंदर आ जाता है कि उसके कैपिटल जो है वो 1 लाख या फिर 5 लाख से ज़्यादा हो जाता है, तो वो अपने आप को पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में जो है वो कर सकता है ना। वेयर एज ओपीसी कंपल्सरी कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू द पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी इन सर्टेन केसेस, whereas the paid up capital to the OPC exceeds 50 lakh or it is the average annual turnover during the relevant period which exceeds 2 करोड़। मतलब 2 करोड़ से ज़्यादा उसका टर्नओवर हो जाता है या उसका कैपिटल जो है 50 लाख ज़्यादा हो जाता है। इट शैल बी सेंस केसेस ऑफ द इंटाइटल्ड टू कंटिन्यू टू 1 पर्सन कंपनीज। तो ये 1 पर्सन कंपनी बनाने के लिए रूल हुआ। फिर स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी मीन्स द paid up share capital is which does not exist to 50 lakh as such the higher amount is the may be prescribed which shall be not to more than the 5 crores। मतलब जो कंपनी जिस है ना उनका कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ से कम है, वो सारी कंपनियां जो है वो स्मॉल कंपनी के कैटेगरी में आती है।
फिर टर्नओवर ऑफ विच एज पर एटलीस्ट statement of the profit and loss does not exist 2 crore or such the higher amount is may be prescribed which we sell not more than the 20 crores। तो जो ये दो कंडीशन के अंदर आते हैं वो स्मॉल कंपनीज होते हैं।